हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के 2022 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में बिजनेस स्टडी के 1 से 50 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 50 से 100 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और वो भी ऑफिशियल आंसर की जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था के साथ हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। ठीक है, और इसके पहले सब्जेक्टिव की, जैसे बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करें कि भैया सब्जेक्टिव की आप चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो तो फिर वो कर दो। तो देखो, मैं आपको एक क्लियरली बात बता रहा हूँ कि मैंने, देखो, आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में रहेंगे शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के। तो फिर जो मैंने चैप्टर वाइज नोट शेयर किए हैं, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बिजनेस स्टडी की जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के नोट्स को शेयर कर रखा है। तो सेक्शन बी में आपसे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, टॉपिक से पूछे जाते हैं, और मैंने सारे टॉपिक को कवर कर रखा। तो आप उन नोट्स को कंप्लीट रिवाइज कर लेते हो। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ मल्टीपल रिवीजन करो, मतलब ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो। एक सोर्सेज आपको मिल चुका है जो मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप बस उसे रिवाइज कर लो, वो कंप्लीट है। उसके अलावा एग्जाम में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। तो आप अगर उन नोट्स को कंप्लीट कर लेते हो तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस, यानी कि आपके सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स आएंगे। अब सारा जो आपसे सेक्शन ए में क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। 70 से 80% क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलते हैं। और मैं इस सीरीज़ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में 2015 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाला हूँ। और अगर टाइम मिला तो फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बनेगी, जैसे जब मॉडल पेपर रिलीज़ किया जाएगा, और उस अकॉर्डिंग जो टॉप 200 क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उन 200 क्वेश्चंस को भी कवर अप करके एग्जाम में जा सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चंस इधर उधर से भी पूछे जाए तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लो। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है, और वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लो, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट किया, इसे कंप्लीट कर लो और चैप्टर वाइज नोट्स को कंप्लीट कर लो, फिर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। देखो, 50 नंबर क्वेश्चन है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो मार्केटिंग में जो भी हम खर्च करते हैं वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि मार्केटिंग में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मनी स्पेंड करते हैं, तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है और वो हमारी चीज़ों को परचेज करता है। जैसे कि हमारा जो मनी जितना भी स्पेंड होता है मार्केटिंग पे, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी कि उससे हमें रिटर्न मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो, अब 51 नंबर क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। तो मार्केटिंग हम जो कुछ भी करते हैं उसका एडवांटेज किन्हें मिलता है? तो मार्केटिंग करने पर कंज्यूमर को पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोडक्ट की बिक्री होती है, जो बिजनेसमैन है उन्हें प्रॉफिट मिलता है। यानी कि ये इन तीनों के लिए एडवांटेज का कार्य करता है मार्केटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो सोसाइटी, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, ये इन तीनों के लिए यूजफुल है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 53 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन माना जाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट इज डीम्ड एज। तो देखो, इसे भी हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो भी हम प्रचार प्रसार करते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, क्योंकि उससे हमें रिटर्न्स मिलता है, यानी कि हमारे जो भी कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट नहीं होता प्रमोशन मिक्स का। तो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग, ये तीनों प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट नहीं होता, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 55 है, लेबलिंग इज कंपलसरी ऑन पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर। यानी कि पैकेज वाली उपभोगी उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। तो लेबलिंग किन पर अनिवार्य है? क्या ये सभी पर है या फिर ये किसी कुछ पर ही है? तो ये कुछ पर ही अनिवार्य होता है, यानी कि लेबलिंग इज कंपलसरी ऑन पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर अ फ्यू, यानी कि कुछ के लिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 56 है, लेबलिंग इज। तो लेबलिंग जो होता है वो होता है नेसेसरी, यानी कि वो आवश्यक है लेकिन कंपलसरी नहीं है, और इसलिए ये कुछ प्रोडक्ट पर ही यूज होता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 और 56 ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही है।
फिर 57 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन कैन सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, यानी कि कितने पैसों तक के कंज्यूमर डिस्प्यूट को यानी कि विवादों के निपटारों को कर सकता है नेशनल कमीशन। तो जितने भी खर्चे होते हैं जो 1 करोड़ से ऊपर के होते हैं उन खर्चों का निपटारा नेशनल कमीशन में किया जाता है, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट, तो कितने तक के विवादों का निपटारा डिस्ट्रिक्ट फोरम पर किया जाता है। तो वैसे कैश का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे जो 20 लाख से कम के होते हैं, वैसे विवाद वैसे डिस्प्यूट जो 20 लाख से कम तक के होते हैं उनका निवारण यानी कि उनका विवादों का निपटारा डिस्ट्रिक्ट फोरम में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट, तो अभी हमने आपको बता दिया कि जितने भी खर्चे होते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा के उन्हें नेशनल कमीशन डिस्प्यूट को सही करता है, और जितने भी खर्चे होते हैं 20 लाख से कम तक के तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट फोरम सही करता है, और 20 लाख से ज़्यादा तक के जितने खर्चे होते हैं उन्हें स्टेट कमीशन सही करता है। ठीक है। तो आपको ये तीनों पता चल चुका होगा क्लियरली इस क्वेश्चन में। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके एक टॉपिक से ही पूछे गए थे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज, तो देखो ये तो हमने डायरेक्टली चैप्टर में ही पढ़ा है कि कॉमन कॉज एंड वॉइस ये दोनों वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। और देखो जो लास्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, कई बच्चे ये कह रहे थे, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, पूछ रहा था कि लास्ट चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते या नहीं पूछे जाते। तो मैंने उस टाइम वो मैसेज देखा नहीं था, और कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर दिया कि नहीं पूछे जाते, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखा है, आप भी देख लो, सिलेबस में नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसलिए इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो मतलब मैंने जब ऑन करा टेलीग्राम मैंने मैसेज देखा, फिर मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि बिजनेस स्टडी में लास्ट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछे चल जाते हैं। ठीक है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का ये वाला पेपर, और 61 से 66 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर से ही। जैसे 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्यमिता नेतृत्व साझेदारी फर्में प्रदान नहीं करती। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से ही है। क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाई, तो जो लार्जर फर्म होते हैं, जो बड़े फर्म होते हैं, जो बृहत्कार फर्म होते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का यूज होता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 63 है, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड डील विद, तो फिर देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर उसके रग रग में होता है। ये तो मतलब बहुत ही क्लियर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड डील विद रिस्क टेकिंग बिहेवियर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों हमने पढ़ रखा है एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर में, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, दिस ऑल आर द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन मैनेजरियल ट्रेनिंग ये एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा नहीं होता, ये इसका फीचर नहीं होता। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, एक उद्यमी कहा जाता है, यानी कि एन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी, तो प्रोमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मोटिवेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज आर्थिक विकास का प्रवर्तक और आर्थिक विकास का प्रेरक, इन दोनों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, उद्यमी के कारण है, तो देखो एक बिजनेस की आइडिया को इमेजिन करना कि किस तरीके से हमें बिजनेस करना है, कौन से प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना है, कौन से प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए, या हमें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, ये कार्य एंटरप्रेन्योर के होते हैं। इस तरीके से इंटरप्राइज को किस तरीके से सेटअप किया जाए, ये सारे कार्य होते हैं एंटरप्रेन्योर के। और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी को भी स्टडी करना, ये सारे कार्य मतलब एंटरप्रेन्योर के ही होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सब्जेक्टिव को भी हम बाद में कवर करेंगे ही। देखो 67 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज ए मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, मैंने हर एक चीज़ की ट्रिक आपको बताई थी।
इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था इफ़ेक्टिवनेस पे आप टिवनेस पर जोड़ देते हो, टिवनेस यानी कि टी से टाइम। इफ़ेक्टिवनेस पर टाइम पर जोड़ दिया जाता है कि आपको कम टाइम पर काम को कंप्लीट कर लेना है। वही इफ़िशियंसी सी पर ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि कॉस्ट पर, दैट इज आपको कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट कर लेना है। तो फिर इन दोनों में इन चीज़ों पर जोड़ दिया जाता है। और कोई भी मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव को तभी फुलफिल कर पाएगा, तभी अच्छे से अचीव कर पाएगा, अगर काम को हम इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों के साथ करें तो। यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज। तो इनमें से कौन सा आउटपुट फैक्टर होता है, तो जो प्रॉफिट है हमारा वो होता है हमारा आउटपुट फैक्टर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 69 नंबर क्वेश्चन है, हुज स्पेशलिटी हैपेंस टू बी पर्सनल स्किल। तो प्रोफेशन में आपको किसी भी एक चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन प्रोफेशन देयर इज अ स्पेशलिटी दैट इज पर्सनल स्किल। इसके अलावा 70 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनमें कुछ चेंजेस ला सके, ऐसा हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए, यह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 71 नंबर क्वेश्चन है, एट वाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। तो जो हमारे CEO होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं, टॉप लेवल पे वो वर्क करते हैं। यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 72 नंबर क्वेश्चन है, टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग। तो फिर प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंध की स्तर पर आते हैं, तो वो आते हैं मिडिल लेवल पे। यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 73 है, थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द परफॉर्म्ड। तो फिर कुछ करने से पहले मनन करना, ये प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है प्लानिंग में। प्लानिंग का डिफिनेशन ही होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, तो कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचना, प्लान करना, यही कहलाता है प्लानिंग। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है। तो फिर हम स्टाफिंग के अंतर्गत लोगों को मतलब स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं लोगों की। तो 74 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अंडर स्टाफिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट विद पीपल फॉल। ठीक है, यानी कि जितने भी लोगों को है उनमें उनको अपने कंपनी में जॉब देना, जॉब प्रोवाइड करना, ये हम स्टाफिंग के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और स्टाफिंग भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो इनमें से कौन सा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टेलीफोन, लेटर, ईमेल, ये सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सारे संदेश के माध्यम है, संदेशवाहन के। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा संदेशवाहन अफवाहें फैलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड क्विकली। तो फिर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो आपस में जो वर्कर काम करते हैं तो वो ऐसे ही फॉर्म हो जाता है, उसे हम डिलिबरेटली फॉर्म नहीं करते। मतलब वो खुद ही जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर हैं वो नहीं चाहते कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, लेकिन जितने भी वर्कर हैं आपस के म्यूचुअल रिलेशन से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। और इस रीजन से ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं, बहुत सारी अफवाहें फैल उठती है। ठीक है, और वो बहुत तेज़ी से वायरल भी होता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जितने भी र्यूमर्स होते हैं, जितने भी अफवाहें होते हैं वो फैलते हैं, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। इस रीजन से ज़्यादा अफवाहें इसमें फैल नहीं पाती, मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी होता है अफवाह फैलने का। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आप क्या करते हो जब एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहते हैं तो आपको पता रहता है, मतलब ये सारे उन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव भी। तो फिर आप चैप्टर वाइज रिवीजन को कर लेते हो तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए आप चैप्टर वाइज रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, मैं मतलब बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर आप इन्हें उतना सीरियसली लेते नहीं हो तो वो आपको प्रॉब्लम आगे क्रिएट करता है। इसलिए चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहो, चैप्टर वाइज रिवीजन कंप्लीट कर लोगे तो सब्जेक्टिव बन जाएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपकी इजीली क्लियर होंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है,
द चीफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर। तो डायरेक्शन के कितने एलिमेंट्स होते हैं? डायरेक्शन के 4 एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर द कंट्रोल हैज। तो कंट्रोल का किस टाइप का नेचर होता है, किस तरह की प्रवृत्ति होती है? तो फिर पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच, ये दोनों कंट्रोलिंग के टाइप होते हैं, इनके नेचर होते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। इसके अलावा 79 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको अकाउंट्स की वीडियो में ही बता दिया था कि जो फर्नीचर होता है वो हमारा करंट एसेट नहीं होता। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 80 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है, यानी कि वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी। तो वर्किंग कैपिटल इसलिए आवश्यक होती है ताकि जो हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस यानी कि जो हमारे दैनिक व्यय होते हैं उनकी भुगतान हम कर सके वर्किंग कैपिटल के थ्रू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये आपको रटना पड़ेगा ही नहीं, ये आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आप चाहे कितने भी क्वेश्चन हो जाए, 300 क्वेश्चन हो जाए, 400 क्वेश्चन हो जाए, आप बस प्रैक्टिस करते रहोगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा ही नहीं है तो अब मैं आपको अगर 100 क्वेश्चन भी दे दूंगा तो आपको उन्हें रटना पड़ेगा, और उसमें जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उससे कई बेहतर है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करो। तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट रहेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिस, यानी कि वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा होता है? तो रिटेन अर्निंग। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा रिटेन अर्निंग सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण है? तो आप देखोगे सॉल्ट, मैच बॉक्स, कैंडल, ये जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो फर्नीचर होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट होता है। इसलिए जो हमारा फर्नीचर है वो एक टिकाऊ उत्पाद होता है, वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा तो आप इन्हें खुद सॉल्व करोगे और मज़ा आएगा सॉल्व करने में। लेकिन जब कुछ पढ़ा ही नहीं है आपने तो आपको सब रटना पड़ जाएगा, और जब रटने बैठोगे तो सब भूल जाओगे। ठीक है, फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत उपभोक्ता की संतुष्टि को महत्व दिया जाता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन, एक जो कंज्यूमर है उनको सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि वो संतुष्ट है, इस बात का जो किस पर दिया जाता है? तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और जब उसे हम बनाते हैं तो उस टाइम हम इस तरीके से उसे डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से उसे बनाते हैं, और इस तरीके से उसे जो बेचने का कार्य होता है तो उसमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, ताकि वो उससे प्रोडक्ट से खुश रहे और वो वापस से हमारे मार्केट में कह लो या दुकान में कह लो वो वापस से आए। तो उन्हें हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, ये जो इम्पोर्टेंस है ये हम देते हैं सेलिंग और प्रोडक्शन में। ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल प्रमोशन एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा सेल प्रमोशन की एक एक्टिविटी है? तो आप देखोगे रिबेट यानी कि छूट देना, डिस्काउंट देना, फिर प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देना, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देना, होता है ना बाई 2 गेट 1 फ्री। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है ये सारी सेल प्रमोशन करने की एक्टिविटी होती है। यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर अब 85 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा मार्केटिंग का ही एक फंक्शन है? तो आप देखोगे प्रमोशन जो है वो मार्केटिंग का ही फंक्शन होता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवर्धन। फिर अब 86 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेविंग क्रीम ट्यूब, यानी कि सेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है? तो फिर जो हमारा ट्यूब होता है सेविंग क्रीम का वो प्राइमरी पैकेजिंग होता है। ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो जो ट्यूब होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग होता है, वो प्राथमिक पैकेजिंग होता है। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी इज नॉन एज, यानी कि उपयोगिताओं के समूह का अभिप्राय किससे? तो उपयोगिताओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में कितनी उसकी यूटिलिटी है ये तो हमने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रखा, और उसी यूटिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। हम किसी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, और बहुत सारे जब कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मतलब संतुष्टता ये शो करता है, इंडिकेट करता है। और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे हमें यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तभी हम उन्हें बाय ही करेंगे। इसलिए 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर अब 88 नंबर क्वेश्चन है, कस्टमर इज़ द डैश ऑफ द मार्केट। तो जो कस्टमर होता है यानी कि जो ग्राहक होते हैं वो बाज़ार के किंग होते हैं, सारी चीज़ें उन पर ही डिपेंड करती है। अब कस्टमर पैसे निकालना चाहेगा ही नहीं तो पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, इसलिए कस्टमर को मार्केट का किंग कहा जाता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, डैश इज कंपलसरी फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो फिर अगर हम चाहते हैं विज्ञापन करना तो उसके लिए इनमें से कौन सी चीज़ें आवश्यक है। तो हमें खर्च करनी पड़ेगी और हमें इफ़र्ट्स भी लगाना पड़ेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, आपको सैंपल्स वगैरह प्रिंट करवाने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजमेंट में और आपको खुद बहुत इफ़र्ट्स लगाने भी पड़ते हैं। इसलिए 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। फिर अब क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राथमिक बाजार का संबंध किससे होता है। तो फिर मैंने आपको बताया था, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जितने भी नए निर्गमन होते हैं उन्हें सबसे पहले हम प्राइमरी मार्केट में लाते हैं, यानी कि प्राथमिक बाजार में लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा प्राइमरी मार्केट इज एसोसिएटेड विथ न्यू इशूज, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। फिर अब 92 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 91 नंबर क्वेश्चन है, सेंसेक्स इज डिपेंडेंट ऑन डैश कंपनीज। तो आपको पता है एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी। तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी इंडिकेट की जाती है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू। तो आपको पता होगा पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर कर रखी है। तो जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होता है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब आप जब चैप्टर वाइज नोट्स को कंप्लीट कर लोगे तो ये सारे आपको पता रहेगा कि इन सभी चीज़ों को मैंने पढ़ रखा और ये इससे रिलेटेड था, तो आप इजीली आंसर कर दोगे। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है, आप सोच रहे हो कि बीबीआई ऑब्जेक्टिव को मैं रट लूँ और आप उस तरीके से आप रटने ही आए हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आपको और मज़ा आएगा क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। आप चाहोगे कि मुझे और क्वेश्चंस मिले और मैं उन्हें प्रैक्टिस करूँ, तो फिर माइंड सेट भी टोटली आपका डिफरेंट होता है अगर आप चैप्टर वाइज रिविजन कर चुके होते हो तो। और ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं टेलीग्राम पे कि बट जो क्वेश्चंस आएंगे वो मुझे आप बता दो। तो फिर वो तो मुझे भी नहीं पता रहता ना कि कौन से क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे ही आएंगे। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप इतने क्वेश्चंस कवर कर लो, इनमें से आपको एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चंस आएंगे और वो एक क्वेश्चन मुझे बताना है, तो वो मैं या कोई नहीं बता सकता। एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं सिर्फ नहीं पता होगा, ठीक है। फिर देखो 93 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू। तो जो हमारा कंट्रोलिंग होता है वो किससे संबंधित होता है। तो कंट्रोलिंग रिजल्ट से संबंधित होता है, वो परिणामों से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन 93 का आंसर हो जाएगा नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। फिर अब क्वेश्चन का नंबर 94 है, कंट्रोलिंग इज नीडेड एट डैश लेवल। तो कंट्रोलिंग किस लेवल के लिए आवश्यक होता है। तो कंट्रोलिंग हमारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इन तीनों के लिए आवश्यक होता है। इन तीनों में हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करना चाहते हैं तो। इसलिए 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, डायरेक्टिंग इज द डैश स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आप जब देखोगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को तो आप देखोगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यानी कि ये फोर्थ स्टेज होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 96 है, डैश इज इंक्लूडेड अंडर डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में इनमें से कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता। तो प्लानिंग तो खुद एक फंक्शन ही है मैनेजमेंट का, देख रहे हो आप, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तीनों फंक्शन ही है मैनेजमेंट के। लेकिन जो हमारा सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप होता है, ये सारे डायरेक्टिंग के एलिमेंट होते हैं। इसलिए 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुपरविजन डायरेक्टिंग में इंक्लूड किया जाता है। फिर अब 97 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन गिवन बाई हेनरी फयोल। तो हेनरी फयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिया था और ये मैंने आपको बता रखा, मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की वीडियो को अपलोड कर रखा और वहाँ मैंने आपको सारी चीज़ों को रटवा दिया था ट्रिक के साथ। मैंने वहाँ पे बताया है कि किस तरीके से मैं चीज़ों को पढ़ता था, किस तरीके से एक वर्ड से सारी चीज़ों को लिंक करके मैं मतलब कंप्लीट चैप्टर ही कवर कर लेता था। फिर मैं 5 से 6 मिनट में कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लेता था। तो आप अगर उस वीडियो को देखते हो तो बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा ट्रिक के साथ, ठीक है। मैंने कंप्लीट में ट्रिक का यूज़ किया है, जो आप यूज़ करोगे तो आपको एग्जाम के टाइम वो सारे बहुत ही अच्छे से याद आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर वीडियो मिल ना रहा हो तो कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। कौन सी वीडियो चाहिए होगी उसको कमेंट कर देना। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन 98 है,
विच स्टडी इज़ नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखो, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी, इन तीनों को हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा दिया गया था, लेकिन प्रॉफिट स्टडी तो वहाँ था ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रॉफिट स्टडी को हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर देखो 99 नंबर क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है वो क्या लाता है, तो वो मेंटल चेंज लाता है, वो मेंटल रिवॉल्यूशन आपने पढ़ाई था, तो वो सारी चीज़ें साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स मेंटल चेंज। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 100 है, टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने। तो मैंने आपको बताया था जो टेलर थे, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे, सबसे पहले वो माइनिंग इंजीनियर थे। तो फिर टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने थे, तो वो श्रमिक से इंजीनियर बने थे 1884 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1884 में वो इंजीनियर बने थे। तो यहाँ हमें बिजनेस स्टडी के 2022 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को उनके ऑफिशियल आंसर के साथ कवर किया है। और आप चाहते हो कंप्लीट फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने कंप्लीट पीडीएफ को शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर सारी चीज़ों का लिंक शेयर कर रखा है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और ये जो रेड टाइप का आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा हमारी ये चैनल, फिर जितने वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।